Hello बच्चों and welcome back to our channel Edu Planet. So Rise of Nationalism in Europe Class 10 Chapter 1 का हमने first part that is the introductory part वो हमने cover कर लिया था which you all have seen already और अगर आपने नहीं देखा please go to the link in the description and please watch that video. तो आपको ये पूरा जो nationalism in Europe है वो line से समझ में आएगा. ठीक है, अब हम आते हैं second part पे. Okay, so let's start. So this is your first page according to your NCERT. इंट्रोडक्शन के पास बाद ये जो ये स्टार्ट होता है फर्स्ट, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ है और नेशन का आइडिया, देयर इज अ नेशन जिसमें कि लोग किस तरीके से रहते हैं, वो धीरे धीरे आइडियाज कैसे चेंज होते गए, कैसे इम्प्लीमेंट होते गए, किस तरीके से ये पूरा जो यूरोप में रिवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनर में हुआ. ठीक है, सो लेट्स सी. So you can clearly see that the first clear expression of the nationalism came with the French Revolution in 1789. 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से धीरे धीरे नेशनलिज्म का क्लियर आइडिया धीरे धीरे बनने लगा. सो जो फ्रांस था दैट वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट 1789 में, जिसमें कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क था. ठीक है, मतलब वहां पे राजा रूल करता था. सो फ्रांस जो कंट्री है यहाँ पे उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे वहाँ के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल. यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी आल्सो द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen. इसमें क्या समझा रहा है आपको कि जो फ्रांस में जो मोनार्की, जो राजा का रूल था, ठीक है, तो वहां पे धीरे धीरे लोगों के माइंड में चेंज आने लगा. दे आर लाइक कि वी वांट दिस नेशन स्टेट्स, वी वांट फ्रीडम, वी वांट सोवर्जिनिटी. तो जो लोग थे, ठीक है, जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था फ्रांस का, सब बदल गया. क्या हुआ धीरे धीरे, जो पावर्स थी वो राजा से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, मतलब वहां की जो आम जनता थी उनके पास वो पावर्स चलेगी. दैट मीन्स कि जो फ्रांस था वहां पे रिवोल्यूशन हुआ और वो अब एक नेशन स्टेट बन गया. देयर इज द कंप्लीट एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम. वहां पे राजा वाला जो रूल का सिस्टम था वो कंप्लीट तरीके से हट गया. अब वहां पे जो रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अब वहां पे देखो ध्यान से कि जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं, रिवोल्यूशनरीज वो लोग होते हैं जो कि रिवोल्यूशन को लाने में हेल्प करते हैं. तो वो ये मानते थे कि एक पूरा देश जो है, वो पूरा जो नेशन है वो केवल और केवल वहां की जनता से बनता है. वहां की जो जनता है वही फाइनल डेस्टिनी उसका तय कर सकती है कि वेयर इट इज गोइंग टू बी, ये नेशन बाद में क्या बनने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन नहीं किया होता तो वहां पे मोनार्की सिस्टम अभी भी होता. सो द पीपल ऑफ द फ्रांस जिन्होंने ये रेवोल्यूशन किया, दे आर द मेन कॉज जिनकी वजह से वहां पे जो मोनार्की सिस्टम था वो हटा और वहां पे फ्रेंच सिटीजन जो थे उनको पावर्स मिल पाई. सो दिस इज हाउ कि यूरोप में धीरे धीरे रेवोल्यूशन का आइडिया किस तरीके से बना. ठीक है, यूरोप में पहले धीरे धीरे फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ तो दे गेट द आइडिया कि यस मोनार्की सिस्टम से धीरे धीरे हम लोग फ्रेंच बॉडीज में भी चले गए. मतलब जनता को रूल्स मिलेंगे तो ज्यादा बेटर चेंजेस, ज्यादा बेटर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना. नाउ लेट्स सी measures and practices that was introduced by the French Revolutionaries. देखो, फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उसमें जो रिवोल्यूशनरीज थे, मैंने बताया रिवोल्यूशनरीज आर द पीपल हु आर कैरी आउट दीज रिवोल्यूशंस. उन्होंने किस तरीके से लोगों के बीच में एकता, मतलब फॉर एग्जांपल देखो, सबसे सिंपल बात है कि आप 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, पूरे कंट्री के लोग एक साथ तभी खड़े होंगे जब आप लोगों की सबकी मांग सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इस साल बोर्ड का पेपर हो, वो कभी भी उन बच्चों के साथ रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. मतलब रिवोल्यूशन है मींस बाय कि हमें गवर्नमेंट के पास कुछ कंसेंट साइन करना है, तो वो कभी भी उन बच्चों के साथ मिलकर कंसेंट साइन नहीं करेंगे जो बच्चे चाहते हैं कि इस साल पेपर ना. तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ ओपिनियंस, कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्यूज इन दोनों ही टाइप के बच्चों में, है ना. ओपिनियंस अलग हैं, इन दोनों की चॉइसेस अलग हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें चाहते हैं, तो ये कभी साथ में खड़े नहीं होंगे और फिर गवर्नमेंट जो कि वो किसी की बात नहीं सुनेगी. Whereas, let me give an example. For example, if whole country, ठीक है, whole country right now wants to decrease the price of the petrol, है ना, सबको चाहिए कि पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए. तो if there is any movement which is against the increase the pricing of petrol के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कोई भी
है ना, कोई भी मोर्चा, कोई भी मूवमेंट चले तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल पार्टिसिपेट एक्टिवली, सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर सब लोगों के व्यूज, ओपिनियन, सब लोगों को अगर सेम चीज, सबकी डिमांड सेम हो जाए तो सब एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लगता है हाँ हम सब एक हैं, वी हैव दिस कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो सेम बाय दिस एग्जाम्पल आई वांटेड टू टेल यू दैट कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने कोशिश की कि फ्रेंच के जितने भी लोग हैं दे वांट उन सबके बीच में देयर इज अ फीलिंग कि हाँ हम सब एक ही कंट्री के लोग हैं, वी आर अ पीपल ऑफ सेम नेशन, हमारी सेम डिमांड है दैट वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें चाहिए कि हमारी पावर्स जो हों दैट विल बी इन आवर हैंड्स। तो ये सब फीलिंग्स लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, देखो बच्चों यहाँ पे यू हैव दिस एनसीईआरटी पॉइंट्स फ्रॉम दिस द आइडिया ऑफ दिस लैबोरेटरी एंड लिस्टोरेंस to these, ठीक है। This whole paragraph is about how what are the measures and practices introduced by the French revolutionaries, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या आइडियाज, क्या क्या प्रैक्टिसेस किए थे, ये बिल्कुल ये पैराग्राफ अगर आप याद कर लें तो दैट इज बेटर, और नहीं याद कर सकते तो आई एम हियर। चलो बच्चों, तो हम लोग इसको समझते हैं, समझने के बाद तो चीजें याद ही हो जाती हैं। सो लुक एट दिस पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर सेपरेटली। So the idea of la patrie, that is the fatherland, and the citizen, that is citoyen, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था la patrie और le citoyen का, जिन्होंने इस बात पे फोर्स किया था, इस बात पे एम्फेसिस किया था कि हम सब यूनाइटेड कम्युनिटी हैं, हम सब एक हैं और हम सबको एक जैसे ही राइट्स इंजॉय करने हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर सारी जनता एक बराबर होगी तो जो भी संविधान बनेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कंट्री का, वो सबके लिए सेम होगा। तो ला पैट्री और लो सिटोयन का आइडिया लाके जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे वो ये बताना चाहते थे कि हाँ ये हमारा ही फादरलैंड है, यही हमारी फादरलैंड है, हम इसी के सिटीजन्स हैं, दैट मीन्स हम सबको सेम राइट्स एंजॉय करने हैं। नाउ सेकेंड उन्होंने क्या किया, दे हैव रिप्लेस्ड अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर। अब जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब जो मोनार्की रूल था वहां पे, जो राजा का जो फ्लैग हुआ करता था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ठीक है, दैट इज ऑफ ट्राई कलर, जिसमें 3 कलर्स थे। नाउ द स्टेट जनरल्स वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन रिनेम्ड एज नेशनलिज्म। स्टेट जनरल इज अ बॉडी जो कि लोगों के ऊपर रूल करती है, तो वहां पे पहले नेशनल असेंबली हुआ ठीक है, तो स्टेट जनरल जो थी अब वो लोग इलेक्ट कर रहे थे उसे, ठीक है, जो आम जनता है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं वहां। ओके, सो यहाँ पे क्या था कि जो स्टेट जनरल था जो इलेक्ट हो रहा था, अब वो एक्टिव सिटीजन्स मतलब जो जनता है वो उनको इलेक्ट कर रही थी और उसका जो नाम था वो नेशनल असेंबली रख दिया गया। हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, मार्टायर्स कमेमोरेटेड। हाइम्स कंपोज की गई, ठीक है, वहाँ पे नेशनल सॉन्ग्स लिए गए, ओथ्स शपथ होती है ना कि फॉर एग्जांपल वी आर द पीपल ऑफ दिस नेशन, वी विल डू दिस एंड दिस, तो वहाँ पे शपथ ली गई। वहाँ पे मार्टायर्स कमेमोरेटेड, जो शहीद थे उनको याद किया गया। शहीदों को याद करने से ये सब याद आता है कि यस हम सब सेम ही कंट्री के लोग हैं, हम सब की बिलीफ सेम है, हम सब सेम चीजों को बिलोंग करते हैं। तो दिस इज बोल द आइडिया कि किस तरीके से सब कुछ एक सारे लोगों के बीच में फीलिंग लाई जा सके दैट वी बिलोंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी, हम सब एक हैं, ठीक है। Now last was here the centralized administrative systems was put in place. यहाँ देख लो, यहाँ पे the centralized administrative system was put in place and it was formulated uniform। देखो अब क्या हुआ कि पूरी कंट्री में पहले क्या होता था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट मेजर्स हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही कंट्री के मैं 2 प्लेसेस ले लूं, this is the place A and this is the place B. For example, this is the 2 places of the same country. अब यहाँ पे ठीक है 1 किलोमीटर जो है दैट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। मैं अगर आपको एक लाइन से रिप्रेजेंट करूँ तो 1 किलोमीटर इतना है। एंड फॉर दिस बी पार्ट, अगर बी के लिए मैं देखूं तो यहाँ पे जो 1 किलोमीटर है, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि अगर यहाँ पे तो चलो किलोमीटर का डिफरेंस है, अगर मैं कपड़ों को नापूं मीटर में नापूं, है ना, तो अगर हम कोई भी एक मर्चेंट है, कोई भी एक ट्रेडर है, वो कोई कपड़ा लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो क्या होगा, वो ए जगह पे जाएगा तो उसको ज्यादा कपड़ा, यहाँ पे ए वाला था ना, अदर हेयर इट इज ए एंड दिस इज बी, तो अगर वो ए वाली जगह पे होगा, ठीक है, वो ए वाले स्टेट पे होगा तो उसको ज्यादा कपड़ा देना पड़ेगा वहां पे टैक्स की तरीके से, और बी पे कम।
इस तरीके से क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनको कैलकुलेशंस वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो उनको आधे से ज़्यादा चीज़ें टैक्सेस के तरीके से देनी पड़ जाती है। सो जो अगर पूरे कंट्री के ऊपर एक ही यूनिफॉर्म मेजर होगा, एक ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पूरी कंट्री पे एक ही जैसा रूल होगा, तो सबके लिए सारी चीज़ें सेम होगी। तो इससे मर्चेंट्स जो होंगे, ट्रेडर्स होंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, मतलब जो अंदर जो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी कस्टम ड्यूटीज, जो भी टैक्सेस, जो भी ड्यूज लगते थे, वो सारे हटा दिए गए। पूरी कंट्री में एक जैसा वेट एंड मीजर ले आया गया। तो ये सब क्यों किया गया? ताकि पूरे लोगों को ऐसा लगे दैट वी बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। ओके, सो दीज आर द प्रैक्टिसेस। और लास्ट बस यहाँ पे देखोगे जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया, मतलब जो अलग अलग छोटी छोटी रीजन्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, है ना, जो अलग अलग डिफरेंट सॉन्ग्स, हाइम्स कंपोज, मतलब देयर इज अ वेराइटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑल बिलोंग टू द इंडिया। तो इंडिया में क्या है कि अगर हम 2 स्टेट चेंज करें फ्रॉम यूपी टू बिहार, वी विल सी द चेंज इन द लैंग्वेज, वी विल सी द चेंज इन द बिहेवियर, वी विल सी द चेंज इन द ड्रेस। ठीक, तो हमें इतना सारा वेरिएशन मिलेगा। तो यूपी और बिहार के लोग चाहे कितना भी एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, दे विल फील दैट हाँ वी आर सेपरेटेड बाय सम ड्रेसेस, सम मटेरियल, सम लैंग्वेज। तो क्या हुआ था कि फ्रेंच जो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो ट्राइड की ये सारी चीजों को हम डिस्करेज करें, है ना। और वहां पे क्या क्या इनकरेज किया गया, किस चीज को बढ़ावा दिया गया कि जो फ्रेंच जैसे बोली जाती थी, तो उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रेंच बोले और उसको पेरिस में लिखें। इससे क्या होगा कि पूरे नेशन के लिए एक लैंग्वेज होगी। तो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स ऑन योर टिप्स कि ला पैट्री और ली सिटोइन वाला आइडिया, दैट इज कि हाँ हम सब सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सबको सेम राइट्स हैं। सेकेंड, न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया, दैट इज अ ट्राइकलर, जो कि रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब जो किंग वाला जो फ्लैग होता है, दैट इज ऑफ रूलर्स, मोनार्की रूलर, उसको रिमूव कर दिया गया। नाउ द स्टेट जनरल्स जो थी, इस बार वो जो वहाँ की जो जनता थी वो इलेक्ट कर रही थी। ठीक है बच्चों, और वहाँ पे नेशनल असेंबली जो है उसका नाम रख दिया गया। नाउ हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ्स लिए गए, मार्टायर उसको याद किए गए। तो दीज वर द, ये सारी चीजें पूरे नेशन के नाम पे ली गई। ठीक है, कि हाँ भाई हम सब सेम नेशन से बिलोंग करते हैं। पूरी कंट्री में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, दैट इज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट इज कि पूरे कंट्री में एक जैसा रूल होगा। ठीक है, ये सब क्यों किया गया? ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई हम सब एक नेशन के, हम सबके व्यूज सेम है, हमें सेम चीज की डिमांड करनी है। उसके बाद वहाँ पे जो छोटे छोटे रीजनल डायलेक्ट थे उनको क्या किया गया? डिस्करेज किया गया। दे आर नॉट सपोर्टिंग दी। ठीक है, फ्रेंच को प्रमोट किया गया कि हाँ भाई पूरे कंट्री में अगर फ्रेंच बोली जाए दैट इज बेटर, पेरिस को लिखा जाए। और ये सब करने का मेन मकसद जो रेवोल्यूशनरीज थे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। Okay, so here we have the mission of the revolutionaries. Mission of the revolutionaries बच्चों क्या है कि देखो यहाँ पे अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ये आपको क्लियर है ना कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पहले जान रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले किस तरीके से यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, उसमें धीरे धीरे किस तरीके से रेवोल्यूशन आया, है ना। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि फ्रेंच पहला जो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंच जो था उसमें रिवॉल्यूशन आया था, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हमें बताया कि वहाँ का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज बिन द फ्रेंच एंड वहाँ पे क्या क्या हुआ। सेकेंड पैराग्राफ में हमें बताया गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस की, ताकि लोगों के बीच में एक जैसी कलेक्टिव बिलोंगिंग लाई जा सके। ठीक बच्चों, अब जो थर्ड पैराग्राफ है, मैं आपको पैरा वाइज याद करा रही हूँ, इसलिए यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पैराग्राफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो देखो यहाँ पे जो रिवोल्यूशन था, वहां पे जो मिशंस थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या चाहते थे, देयर इज द फर्दर थिंग, ये जो आपको पढ़ना है। या देखो, इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप from despotism, in other words to help other peoples of the Europe to become nation. फ्रेंच में जो रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, they only don't want the French to be revolutionized, वो सिर्फ फ्रेंच को नेशन स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। they want कि हम अपने साथ साथ पूरे यूरोप में भी लिबरलाइजेशन लाएंगे, हम पूरे यूरोप को भी आजाद कराएंगे। मतलब दे वांट कि पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स बन जाए, पूरा यूरोप जो है वो
आजाद हो जाए, है ना, वहां पे मोनार्की सिस्टम नहीं हो, बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन जो है वो अपने ऊपर रूल करे। तो दे वांट कि हम अपने साथ साथ पूरे यूरोप की जनता को भी लिबरेट कराएंगे, ठीक है। तो दैट वाज द मिशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर इसमें से एमसीक्यू में कुछ आ जाए। तो प्लीज रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। जैसे कि यहाँ पे भी हमने पढ़ा ना, स्टेट जनरल का नाम क्या चेंज किया गया, ये आ सकता है। ले पेट्रियलिस्ट टर्न वाला आइडिया, फ्रेंच फ्लैग को किसकी जगह रिप्लेस किया गया, दिस आर ऑल 1 मार्क्स क्वेश्चंस। 1 मार्क्स तो इस बार एमसीक्यू का पेपर ही सेट होना है। So it is your duty to learn each and everything which you are going to understand in this video. Okay, तो 3 पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। प्लीज कीप योर एनसीईआरटी बुक्स विद यू। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पे एंडिंग पैराग्राफ है यहाँ पे, वो क्या है। सो अब जो फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन हो रहा था, फ्रेंच में धीरे धीरे, फ्रांस में धीरे धीरे जो चीजें हैं वो आ रहा था, तो फ्रांस की जो चीजें थी उससे बाकी के यूरोप पे क्या असर पड़ा है वो देखते हैं, ठीक है। तो when the news of the events in the France spread, फ्रांस में जो भी चीजें हो रही थी, जब उसकी न्यूज बाकी जगहों पे पहुंची है तो हुआ क्या, to the different cities of the यूरोप, यूरोप के जब अलग अलग सिटीज में पहुंची तो स्टूडेंट्स और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे बाकी के, उन्होंने जेकोबियंस क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट थिंग क्या हुई, दैट इज कि जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स मिडिल क्लास के लोगों के पास ये जब न्यूज पहुंची है तो उन्होंने जेकोबियन क्लब बनाना शुरू कर दिया। एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स, एक्टिविटीज और कैंपेन स्टार्ट हो गए, जिसने कि फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ता बनाया बाकी कंट्रीज में भी, ताकि वो लोग भी नेशन स्टेट बन पाए, ठीक है। यहाँ देखो, यू कैन सी हियर आल्सो, देयर एक्टिविटीज एंड द कैंपेन्स प्रिपेयर द वे for the French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1970। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि फ्रेंच आर्मीज जो थे वो बाकी स्टेट्स में, बाकी जगहों में कैसे कैसे गए। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of the nationalism abroad। तो जिस तरीके से फ्रांस में धीरे धीरे रेवोल्यूशन बढ़ रहा था, तो फ्रेंच की जो आर्मीज थी, अब वो रिवोल्यूशनरी, जो रेवोल्यूशन का आइडिया है वो अपनी कंट्री के साथ साथ वो अब्रॉड बाकी की जगहों पे भी लेके जा रहे थे। तो दैट इज द मिशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, कि हम अपने साथ साथ बाकी के यूरोप को भी क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। ओके, सो दिस पेज इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, चलो अगले पेज पे देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि नेपोलियनिक कोड क्या था। नाम सुन के बहुत देखो, पता है ये पूरे चैप्टर का मेरा फेवरेट पार्ट है, जस्ट बिकॉज नेपोलियन कोड इज द इजीएस्ट पार्ट। अब इसमें इजी क्या है ना। तो हुआ क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ रूलर जिन्होंने फ्रांस को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा था, वो वहां पे रूल करते थे। नेपोलियन जो थे, जो रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया था। वहाँ पे जो टैक्सेस थे वो हटा दिए गए थे। वहाँ पे डाउरी सिस्टम नहीं, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राजा के घर में पैदा हो रहे हैं तो आपको अच्छे अच्छे राइट्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक कुम्हार, दैट इज हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जो पोटर्स होते हैं, जो मिट्टी की चीजें बनाते हैं, अगर आप उनके घर में पैदा हो रहे हैं तो यू हैव टू डू द सेम वर्क। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने ये सारी चीजें हटा दी थी। तो ये सारी चीजें अच्छी की उन्होंने, वहां पे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाता था, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो टैक्सेस लगते थे वो सब हटा दिए। दीज आर द पॉजिटिव साइड ऑफ नेपोलियन, जो कि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, जब वो रूल कर रहे थे एक जगह पे, दैट इज इन द फ्रांस, और जो भी जो साइड की जगह थी और भी जो उनके कंट्रोल में आती थी, तो उस समय उन्होंने कुछ अच्छी चीजें की। बट हुआ क्या, आफ्टर कंट्रोलिंग द फ्रांस एंड मच ऑफ द पार्ट्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही gave all these rules back, ठीक है, उन्होंने ये सारे रूल्स हटा दिए एंड ही came back to the monarchy system। और वो पूरे फ्रांस को और उसके साथ जितने भी एरियाज उनके कंट्रोल में आ रहे थे उन सबको वो दोबारा से बच्चों ले आए थे मोनार्की सिस्टम में। दैट इज द रूल बाय अ रूलर और अ किंग, जिसमें के टैक्सेस बढ़ गए दोबारा से, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, सब कुछ दोबारा से वैसे ही हो गया। तो कहते हैं कि हाँ, नेपोलियन जो थे वो आए थे, लेकिन उन्होंने पूरा मोनार्की पे दोबारा ही लेके आए थे। उन्होंने फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी उसको खत्म कर दी थी। लेकिन फिर भी हम जो ये पार्ट है उनका बीच का, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव रूल किया था, इसको इसलिए पढ़ते हैं बच्चों, ताकि देखो होता क्या है कि जब पहले ये सब रूल्स नहीं थे लोगों के पास, तो लोगों को जिंदगी में कभी लगता नहीं था कि वी विल गिव अप ऑन दिस राइट्स, ये राइट्स हट भी सकते हैं कभी। जैसे अगर हम कुम्हार के घर में पैदा हो रहे हैं, हमें बचपन से मिट्टी बनाने की, तो हम कभी ये सपना ही नहीं देखेंगे कि हाँ हम राजा बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर गलती से कभी बीच में
15 दिन 20 दिन के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिले कि यस हम ये सब कर रहे हैं, तो हमारे दिल में एक बार ये आएगा ना कि हाँ हम कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे से हो ना सके या हमारे अंडर नहीं आता, बट ये है कि हमें किसी ने कंट्रोल कर रखा है। तो एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ यही, लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इस तरीके की फ्रीडम, न्यूली फाउंड फ्रीडम। तो लोगों ने फ्रीडम एक्सपीरियंस करना स्टार्ट की, जो मजा आने लगा था, समझ रहे हो, एकदम इट वॉज द पीरियड ऑफ एंजॉयमेंट। तो उसके बाद जब दोबारा से वो मोनार्की के अंदर आए, दोबारा से राजा के अंदर, दे आर नॉट गेटिंग टू एक्सेप्ट दिस रूल। अब दोबारा उनको वो रूल एकदम ऐसा लगा कि ये क्या हो गया भाई, ऐसे थोड़ी हम जी रहे थे, मतलब वी हैव दीज राइट्स और हम उसके लिए लड़ सकते हैं। उनको पता चला कि हाँ कभी ना कभी हम अगर लड़ाई करेंगे तो हमारे पास ये पावर्स आ सकती है। तो दैट इज व्हेन उनको आइडिया मिला रेवोल्यूशन को, तब उनको समझ में आया व्हाट इज रेवोल्यूशन, हम रेवोल्यूशन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो स्टेप वाइज मैनर्स में कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट जरूर करती है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। तो सिविल कोड ऑफ 1804 और वी कैन कॉल इट नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट या नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड क्या था? नेपोलियनिक कोड में जो जितने भी अधिकार बाय बर्थ मिलते हैं वो सब हटा दिए गए। सबको कानून के सामने इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच इज इन आवर कंट्री ऑल्सो। हमारे कंट्री में भी है ना, सब कानून के सामने सेम है, तो दैट इज ऑल्सो इन नेपोलियन कोड। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी जमीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी ही रहेगी, उस पर आपका पूरा अधिकार है, दैट इज द सिक्योर्ड राइट। तो ये तीन चीजें जो थी वो नेपोलियन अपने अंडर लाए थे। और भी चीजें थी बट दीज आर द मेन, वी कैन कॉल इट द डेफिनेशन ऑफ दिस, क्योंकि इस तरीके से तो आप पूरा लिखते जाएंगे यू विल गेट टायर्ड। अगर एक मार्क्स में आए तो यू आर गोइंग टू राइट दिस ओनली कि नेपोलियन कोड में क्या हुआ था, उन्होंने प्रिविलेजेस बेस्ड बाय बर्थ, मतलब जन्म से अधिकार, जन्म से जो हमें राइट्स मिलते हैं वो सब हटा दिए थे। उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आई थी। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि कानून के सामने सब एक बराबर है। एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और हमारे पास अपनी जायदाद के पूरे राइट्स हैं। तो दिस इज व्हाट द सिविल कोड ऑफ 1804। उसके बाद नेपोलियन जो थे उन्होंने और भी क्या क्या किया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को आसान कर दिया था, है ना, जो रूलिंग का जो पूरा तरीका है, जो वहाँ पे पूरा जनता के ऊपर रूल करने का पूरा सिस्टम था, उसको आसान कर दिया था। आसान इन सेंस की जो जनता है उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिलाई ऑन, ठीक है। नाउ एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो था वहां पे वो हटा दिया गया था, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या था बेसिकली, कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको जो लैंड रूल्स थे, जो मोनार्की में जो रूल्स वगैरह थे, राजा वगैरह थे, वो आपको गिफ्ट्स वगैरह में लैंड वगैरह दे देंगे, थोड़ा बहुत यही सब था फ्यूडल सिस्टम में, तो वो सब हटा दिया गया। पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडन एंड मेनोरियल ड्यूज, मतलब जो वहाँ पे जो पीजेंट्स थे जो काम करते थे उन सबको जबरदस्ती लेबर नहीं करवाया जा सकता था। ये सारी जो चीजें थी वो ला दी गई थी। उसके बाद टाउन्स पे गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, दैट इज अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो यू डोंट नीड टू पे द टैक्सेस। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम उन्होंने अच्छा कर दिया था। देखो ये सारी जो चीजें थी वो उन्होंने अच्छी की हैं। तो इसके बाद हुआ क्या कि जो पीजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिशियंस थे, उनको ये जो न्यूली फाउंड फ्रीडम थी, जो उनको एक नई नई आजादी मिली थी, उनको ये चीज बहुत अच्छी लग रही थी, दे आर एंजॉइंग इट, ठीक है। इन द एरियाज कंक्वर्ड, मतलब जिन जिन जगहों पे नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। जो आगे जो आम जनता थी उनके जो रिएक्शंस थे दैट आर नॉट क्वाइट गुड, मतलब गुड भी नहीं बोल सकते, बैड भी नहीं बोल सकते। आधी जनता का रिएक्शन और भी मिक्स रिएक्शन आ रहे थे। सो इनिशियली इन प्लेसेस सच एज, कुछ जगहों पे जैसे कि होलैंड, स्विट्जरलैंड, सिटीज जैसे कि ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वॉर्सन, ये सब बुक्स में लिखा हुआ है, फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरीके से वेलकम किया जा रहा था, ठीक है। ठीक है, तो हार्बिंगर्स मतलब वही जो मतलब हमारे लिए कुछ करते हैं, या द पर्सन्स और द ग्रुप ऑफ पीपल्स व्हिच आर गोइंग टू चेंज समथिंग। तो इन लोगों को जो फ्रेंच के आर्मीज थे उनको लोग वेलकम कर रहे थे अपनी जगहों पे, दैट इज होलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब के लोग, उनको बताया ना मैंने क्यों नेपोलियन का कोड बहुत अच्छा था, तो उनको लगा येस दे विल कम टू आवर स्टेट्स, हमारी कंट्री पे अगर वो आएंगे तो वो हमारे ऊपर अगर रूल करेंगे तो वो हमारी जगहों पे भी ऐसे रूल्स लाएंगे और इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो हो रही थी नेपोलियन के अंदर में, अभी तक ये सब ठीक, बट हुआ क्या, इनिशियल एंथुसिज्म सून टर्न टू द हॉस्टिलिटी। वहां पे जो शुरुआत की जो अच्छाइयां थी, शुरुआत में जो लोगों को मजा आ रहा था, वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी एक बहुत बुरा सपने में कन्वर्ट हो गया। किस तरीके से देखते हैं। सो we have this reactions, यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में you will get the reactions। अब हुआ क्या देखो,
स्टार्टिंग में तो जो ये लोग थे इन सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बिजनेस के स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, ये सब इंजॉय कर रहे थे जो नई नई फ्रीडम मिली थी, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस और स्मॉल स्केल लेबर्स जो थे ये अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान अगर बेचने जा रहे हैं तो दे विल नॉट हैव टू पे द टैक्सेस, तो उनके लिए सब बहुत अच्छा हो गया था। बट हुआ क्या एट द एंड, दीज ऑल टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, ये सारी चीजें बेकार हो गई, ठीक है। सो दोबारा से नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया जो कि पहले की तरह हैंड इन हैंड बहुत इजी टू कैरी नहीं था। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ गया, सेंसरशिप बढ़ गई। बेटा सेंसरशिप क्या होती है बच्चों? सेंसरशिप मतलब होता है कि जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह में प्रिंट हो रहा है, जो भी पब्लिक देख रही है, पब्लिक बोल रही है, दैट इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रूलर है, जो भी जिसके पास पावर्स है, वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। कोई भी न्यूज़पेपर में कुछ गलत प्रिंट नहीं कर सकता, कोई भी पोस्टर्स वगैरह में कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं कर सकता जो सरकार नहीं चाहती। दैट इज नोन एज द सेंसरशिप। फॉर कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज टू कंकर द रेस्ट ऑफ इट, फोर्स कंस्क्रिप्शंस मतलब जबरदस्ती लोगों को आर्मीज में भर्ती करने लगा गया। और ये सारी जो थी, इन सारी चीजों की वजह से जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में जो भी फायदे दिए थे वो सारी चीजें दोबारा से बेकार लगने लगी थी, है ना। तो व्हाट इज दिस कि नेपोलियन ने किस तरीके से नेपोलियन आए, अपना कोड इंप्लीमेंट किया, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट आप समझ चुके हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने दोबारा से सारी चीजों को पहले की तरह ले आए। ओके, सो ये 7 क्वेश्चंस है विच यू आर गोना टू सॉल्व। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यू विल, आपको पता चल जाएगा आपको आता है कि नहीं। When did the first clear expression of nationalism came up? नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन कब मिला था? हमने पढ़ा है बच्चों, भी ध्यान से देखिए। What happened in the French when political and constitutional changes occurred? जब फ्रांस में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुए तो क्या हुआ? देखा था ना क्या हुआ था कि वहां के जो मोनार्की सिस्टम था वो हट गया और सारी पावर्स किसके पास चली गई? बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के पास। What does the revolution program? रेवोल्यूशन क्या मानता था? बेसिकली रेवोल्यूशन जो था, दे प्रोक्लेम दैट कि जो डेस्टिनी है फ्रांस की किसी भी नेशन की, वो वहां की जनता पे डिपेंड करती है। Write some measure introduced by the French revolutionaries to create the sense of collective identity among the French people. फ्रेंच के लोगों में एकता की भावना लाने के लिए फ्रेंच की जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिसेस किए। बच्चों वहाँ पे जो आपने ला पैट्री ले सिटीजन वाला आइडिया पढ़ा था, जो नया ट्राइकलर फ्लैग था, वहाँ पे जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ला दिए, यही सारे पॉइंट्स थे कि क्या क्या चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने की थी, ठीक है। What happened when the news of events in the France spread to in the Europe? जब यूरोप में, जो फ्रांस में जो भी चीजें हो रही थी उसकी बातें जब यूरोप में पहुंची तो क्या हुआ? याद है, जो जैकोबियन क्लब बनने लगे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिखेंगे, या फिर इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेंच में जो भी चीजें हुई उसका इम्पैक्ट जो था वो बाकी जगहों पे क्या पड़ा। उसके बाद व्हाट आर द जैकोबियंस क्लब? जैकोबियंस क्लब क्या थे? वही थी ना जब न्यूज की इवेंट की न्यूज पहुंची तो जो स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे, दे स्टार्टेड टू फॉर्म अ जैकोबियन क्लब। लास्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द नेपोलियन कोड ब्रीफली, ठीक है। दैट इज व्हाट इज नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, or you can call it the rules under this code. Okay, so I think you are clearly able to understand what I have said in this complete video. इस पूरी वीडियो में बस आपको छोटा सा पार्ट समझाया गया इतने डिटेल में, ताकि आप लोगों को हर एक लाइन एनसीईआरटी की याद हो जाए एंड यू विल एबल टू डू योर एमसीक्यू और यू कैन कॉल इट द राइटिंग पार्ट, जो भी आपका पेपर में आने वाला है उसको ध्यान से। ओके Okay बच्चों, so this is it for today. We will cover the third part in the next video as soon as possible. Okay, अब इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में है और you want anything to ask, you can comment down in the comment section. I will see and reply to you. उसके अलावा if you want the video from the first part, you can go to the playlist or I will link down in the description box. Okay बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन कवर किया, सेकंड पार्ट में वी हैव कवर्ड योर फर्स्ट पार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। जो भी पढ़ाई करेंगे हम एनसीईआरटी से करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेस टुवर्ड्स योर बोर्ड्स। ओके, सो मीट यू ऑल गाइस।